गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन। अभ्यास कार्य पहला दिया गया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ब्रिटिश बागानों पर उगाई जाने वाली पहली फसल थी। सही उत्तर है आपका इंडिगो। ख दिया है, 1793 में बिहार और बंगाल में स्थायी निपटान किसने पेश किया? सही उत्तर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ग में थॉमस मुनरो राय टवारी प्रणाली तैयार किया था। सही उत्तर है आपका 1830। घ के चंपारण और दरभंगा में विद्रोह हुआ। सही उत्तर है आपका बिहार। न रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि राजस्व से एकत्र किया गया था। सही उत्तर है आपका रॉयट्स। दूसरा देखिए, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क रैयतवाड़ी प्रणाली बंगाल में पेश की गई थी। गलत। ख भगवान डलहौजी ने स्थायी प्रणाली की शुरुआत की। गलत। ग वाणिज्यिक फसलों को नकदी फसलें भी कहा जाता है। सही। घ खेल नील दर्पण 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। गलत। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, क महलवारी प्रणाली कहाँ पेश की गई थी? उत्तर है, यह प्रणाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में पेश की गई थी। प्रश्न नंबर ख नील की खेती की रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखिए, 1830 के दशक में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की। यह प्रणाली मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश की गई थी। इसके तहत कंपनी ने रैयत या किसान के साथ सीधे राजस्व निपटान किया। जब तक किसान ने भूमि राजस्व का भुगतान किया, तब तक उन्हें भूमि के मालिक के रूप में मान्यता मिली। इसके अलावा राजस्व मिट्टी की प्रजनन क्षमता के अनुसार तय किया गया था। यह एक बेहतर प्रणाली थी, लेकिन उपज का आधा हिस्सा राजस्व बहुत अधिक था। नील के पौधे से निकाली गई एक प्राकृतिक नीली डाई है। कपड़े पर रंग डालने के लिए इस डाई का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से यह डाई भारत में लोकप्रिय रही है और इसे भी निर्यात किया गया था, लेकिन भारत में इसे खेती करने के लिए जमीन का केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में क्रांति थी। वहाँ नील की डाई के लिए बहुत मांग थी। चूँकि ब्रिटेन का वातावरण बढ़ते इंडिगो के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने वेस्ट इंडीज और उत्तर अमेरिका से इंडिगो आयात किया। हालांकि 18वीं शताब्दी के आखिरी तिमाही में ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों को खो दिया। इसने ब्रिटेन को अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति की तलाश करने के लिए मजबूर किया। वे नील की बढ़ती मांग को पूरा करने और बिहार में भारत में नील की खेती और निष्कर्षण को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत लौट आए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, विशेष रूप से बंगाल और बिहार में भारत की नील की खेती और निष्कर्षण को बढ़ावा दिया। चूँकि नील की खेती से कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया, इसलिए उसने इंडिगो बागानों में निजी तौर पर निवेश करना शुरू कर दिया। इंडिगो की चिकनी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्लांटर्स ने आसामी प्रणाली को अपनाया। उन्होंने किसानों को फसल की खेती करने और कारखानों को बहुत कम कीमतों पर आपूर्ति करने के लिए अग्रिम धन दिया। बाद में दावा किया कि ऋण को किसान लगातार इंडिगो की आपूर्ति करके चुका सकता है। अगर किसानों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें क्रूर दंड का सामना करना पड़ता था। चूँकि कानूनी व्यवस्था ने प्लांटर्स का पक्ष लिया, असहाय किसान उनसे लड़ नहीं सके। प्रश्न नंबर ग देखिए, अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए भूमि राजस्व बस्तियों के प्रभाव क्या थे? उत्तर ग है आपका, कंपनी यहाँ जितना संभव हो उतना पैसा बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए थी। चूँकि भूमि राजस्व आय का एक प्रमुख स्रोत था, इसलिए कंपनी के लिए उस समय पर संग्रह बहुत महत्वपूर्ण था। दीवानी के अधिकार जीतने
के बाद कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों ने किसानों से भारी मात्रा में राजस्व निकालना शुरू कर दिया। हालांकि कंपनी को इसका बहुत लाभ नहीं होता था, क्योंकि इनमें से अधिकतर धन भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला जाता था। इस तरह कंपनी की आय लगातार कम हो गई। इसलिए कंपनी ने इस मुद्दे को सुलझाने और कुछ बदलाव करने का फैसला किया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, तब कंपनी ने क्षेत्र के उच्चतम बोली लगाने वाले को राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया। लेकिन यह योजना भी सफल नहीं हुई, क्योंकि उत्पादन की तुलना में अधिक राशि बोली लगाई थी, जिससे कंपनी को पूरी राशि कभी नहीं मिल सकी। चूंकि बोली प्रक्रिया राशि साल दर साल बदल जाती थी, इसलिए कंपनी को आय की अस्थिरता का सामना करना पड़ता था। राजस्व संग्रह तंत्र को सुगम बनाने के लिए कंपनी ने कुछ बदलाव किए। उन्होंने 3 नए राजस्व संग्रह प्रणालियों, स्थायी निपटान, महलवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। आगे देखिए प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ दिया है आपको, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रणालियों में से प्रत्येक में 2 मुख्य विशेषताएं बताएं, वे स्थायी समाधान से अलग कैसे थे। प्रश्न नंबर घ। पहला दिया है घ, रैयतवाड़ी प्रणाली। 1830 के दशक में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की। यह प्रणाली मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश की गई थी। इसके तहत कंपनी ने रैयत या किसान के साथ सीधे राजस्व निपटान किया। जब तक किसान ने भूमि राजस्व का भुगतान किया, तब तक उन्हें भूमि के मालिक के रूप में मान्यता मिली। इसके अलावा राजस्व मिट्टी की प्रजनन क्षमता के अनुसार तय किया गया था। यह एक बेहतर प्रणाली थी, लेकिन उपज का आधा हिस्सा राजस्व बहुत अधिक था। महलवाड़ी प्रणाली। यह प्रणाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में पेश की गई थी। इस प्रणाली के तहत भूमि राजस्व निपटान पूरी संपत्ति या महल के लिए पेश किया गया था। तालुकदार या गांव के मुखिया को गांव से राजस्व इकट्ठा करना पड़ा और इसे ब्रिटिशों को सौंपना पड़ा। राजस्व की कुल दर कृषि उत्पादन का लगभग आधा था, जो आवधिक संशोधन के अधीन था। हालांकि इस प्रणाली के तहत भी किसान की हालत खराब हो गई, क्योंकि गांव के मुखिया ने राजस्व निकालने का अधिकार बरकरार रखा। अगला प्रश्न देखिए ना, बंगाल में नील विद्रोह और उनके परिणामों का संक्षेप में वर्णन करो। उत्तर देखिए, बंगाल का नील आंदोलन 1859 में हुआ था। यह सबसे बड़ा किसान विद्रोह में से एक था। बिहार में चंपारण और दरभंगा में फैला। किसानों ने अपनी भूमि पर नील बोने से इनकार कर दिया। उन्होंने इंडिगो कारखाने पर हमला किया और बागानों के गुमाश्त या एजेंटों को पीटा गया। विद्रोह के व्यापक प्रकृति ने सरकार को तुरंत कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने इंडिगो उत्पादन की प्रणाली को देखने और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए नील कमीशन की स्थापना की। बंगाल इंडिगो की खेती का केंद्र बन गया। लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेजों ने नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम पारित किया। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। अब आप इसे अपनी फिर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।